अस्सलाम वालेकुम। नाउ कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिस्टम हमने देख लिया है क्या होता है। अब हम देखेंगे कि रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या होता है। ये 8 स्टेप मॉडल होता है, ठीक है। जिस तरह स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो था एक फॉर्मल प्रोसेस था जिससे हम इंपॉर्टेंट डिसीजन बना देते थे अबाउट स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशंस। तो जब हम डिसीजंस लेते हैं किसी पर्टिकुलर में, जो डिसीजन लेते हैं वो कैसे लिया जाए, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनेजर्स जॉब। So strategic planning systems are a subset of what is often referred to as the classic rational decision making model. ये आप अपने सामने एक प्यारा सा ग्राफ देख सकते हैं जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। ये एक इसको ना एक पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। कहते हैं जब भी आपने कोई डिसीजन लेना होता है ना, उसका पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है और आप उस सिस्टमेटिकली चलते हैं। अब हम इसी एक एग्जांपल के साथ इस पूरी ये जो स्टेप्स हैं हमारे सामने 8 स्टेप्स, 5 या 7 स्टेप्स, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। हम फ़र्ज़ करें हमने कार लेनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर दी अपनी प्रॉब्लम कि हम आया किस लिए डिसीजन ले रहे हैं, किस लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, ओपन हो जाए, आ गया हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम क्या है, दैट वी हैव टू परचेज अ कार। आफ्टर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हम डिसीजन क्राइटेरिया बनाएंगे कि हमारे डिसीजन का क्राइटेरिया क्या है। डिसीजन क्राइटेरिया ये होता है कि गाइड जजमेंट्स होती हैं अबाउट विच कोर्स ऑफ एक्शन टू परस्यू। अब हमने ये सोचना है कि हमने गाड़ी कौन सी लेनी है। अब हम देखेंगे हमें गाड़ी कैसी चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, उसकी क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, हमें आया कॉस्ट एफिशिएंट चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट चाहिए, या डिज़ाइन चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो हम अपना डिसीजन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया हम वेट करेंगे क्राइटेरिया को कि किस किस क्राइटेरिया की क्या क्या वेटेज है। हम स्टाइल को नंबर देंगे कि हमें स्टाइल की क्या परसेंटेज होनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी की क्या परसेंटेज होनी चाहिए, लग्जरी की क्या परसेंटेज होनी चाहिए। आफ्टर वेटिंग द क्राइटेरिया वी विल जनरेट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम देखेंगे कि हमारे पास अल्टरनेटिव एक्शंस हम कौन कौन से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अब हम कहते हैं कि हमने गाड़ी लेनी है, कि हमने कार परचेज़ करनी है, तो हम कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हमारी इस पर्टिकुलर जो हमने अपना वेटेज दी है उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ फॉल कर रही हैं। हम उन गाड़ियों को लिस्ट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी है, सिविक है, एल्टिस है, हम ये सारी लिख लेंगे। उसके बाद हम एक ऑल्टरनेटिव एक गाड़ी चूज़ करेंगे। वी विल चूज़ द कार द मोस्ट सूटेबल वाली, और हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब हम वो गाड़ी परचेज़ कर लेंगे एंड देन वी विल इवेल्यूएट के हमें उस गाड़ी से जो हमें आउटकम चाहिए था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी हुई है कि नहीं, हम इवेल्यूएशन करेंगे। अगर तो एक्सपेक्टेशंस हमारी मीट कर गई हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे अपना काम, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं की तो हम शुरू से सारे स्टेप्स दोबारा करेंगे। तो ये कहलाया जाता है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि किस लिए हमने ये डिसीजन मेकिंग करनी है। फिर हम डिसीजन क्राइटेरिया अपना सेट करते हैं, वेटेज देते हैं क्राइटेरिया को, हम ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस चूज़ कर लेते हैं, उनमें ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इवेल्यूएट कर लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आता होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। रैशनल डिसीजन के बाद आ जाती है बाउंडेड रैशनैलिटी एंड सेटिस्फाइज। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या कहती है जी? बाउंडेड रैशनैलिटी कहती है जी, refers to limits of in our ability to formulate complex problem, to gather and process the information necessary for solving those problems, and thus to solve those problems in a rational way.
Due to constraints of bounded rationality, we tend not to optimize as assumed by the rational decision making model. रैशनल डिसीजन मेकिंग बाउंडेड रैशनैलिटी ये कहती है कि ह्यूमन एबिलिटी जो है लिमिटेड है, वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, प्रोसेस करना, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए उसकी लिमिट होती है. तो टू एंड थस टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन अ रैशनल वे, आपकी रैशनैलिटी जो है बाउंड होती है आपकी ह्यूमन एबिलिटी की वजह से. सेटिस्फाइज क्या होता है? सेटिस्फाइज होता है कि एम्स फॉर सेटिस्फैक्ट्री और एडिक्वेट रिजल्ट्स रादर दैन ऑप्टिमल डिसीजंस. कि आप क्या कहते हो कि आप कहते हो कि जो एमिंग फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस वेरिएबल रादर दैन इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम. कि आपका एम ये होता है कि कोई एडिक्वेट रिज़ल्ट या सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट आ जाए, कि ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग से अच्छा है कि आपको सेटिस्फैक्ट्री आपका काम चल पड़े. अब ये डिसीजन मेकिंग ह्यूरिस्टिक्स हैं कुछ, कि जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो क्या क्या आपको जो बाउंड्रीज़ हैं वो करनी पड़ती हैं फेस. सबसे पहले आ जाता है डिसीजन ह्यूरिस्टिक्स. डिसीजन ह्यूरिस्टिक्स मतलब सिंपल रूल ऑफ थंब. इसमें क्या होता है कि शॉर्टकट होती है थिंकिंग की. आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे होते हो, आप सोच नहीं रहे होते, आप बस जो आपके सामने आता है आप कहते हैं यही सही हो ले लो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल लेने जाना है, आपके पास 20,000 रुपये हैं, तो आपके रूल ऑफ थंब है कि आप कहते हो 20,000 में जो सबसे पहले चीज़ आ गई, आप शॉर्टकट लेते हो, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आपकी जो समझ में पहली चीज़ आती है आप कहते हो चलो ठीक है यही बस कर लो, क्या इतना करना. उसके बाद 80-20 रूल आ जाता है. 80-20 रूल ये कहता है कि 80% जो रिज़ल्ट है ना वो 20% आउटकम से आता है. कि आपकी अगर बिज़नेस को जो क्या कहते हैं, बिज़नेस का जो 80% जो आप कह लो प्रॉफिट है ना वो 20% ऑफ इनपुट से आ रहा है. तो ह्यूरिस्टिक स्टेटिंग दैट 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिनोमेना स्टेम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेज. कि 80% जो आपको बेनिफिट या लॉस जो भी हो रहा है ना वो 20% की चीज़ से हो रहा है. फिर कॉग्निटिव बाइसेस आते थे. कॉग्निटिव बाइसेस क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग एरर्स दैट वी ऑल आर प्रॉन टू, कि हम उनके शिकार होते हैं मेकिंग एंड दैट हैव बीन रेपिटेडली वेरीफाइड इन लेबॉरेटरी सेटिंग्स और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स विद ह्यूमन डिसीजन मेकर्स. कॉग्निटिव बाइसेस बेसिकली ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स या इस तरह की चीज़ों की वजह से या ऑपरेशनल या लेबॉरेटरी सेटिंग्स में जो उसके आए होते हैं ना रिज़ल्ट, हम कहते हैं ये ठीक है और हम उसी की बेसिस पे ना अपना एक आंसर दे देते हैं. फिर आ जाता है प्रायर हाइपोथेसिस बाइसेस. प्रायर हाइपोथेसिस बाइस ये कहता है कि जो आपके प्रायर बिलीव्स होते हैं ना किसी भी दो वेरिएबल्स के बारे में, आप क्या कहते हो, आप अपने डिसीजंस उन्हीं बिलीव्स की बेसिस पे कर रहे होते हो. इवन आपके पास एविडेंस भी होता है ना कि आपका जो बिलीफ है ना वो गलत है, आप फिर भी कहते हो कि जो ये मेरा अपना बिलीफ है ना वो सही कह रहा है. आप ये नहीं देखते कि आपका बिलीफ गलत है, उसके रिज़ल्ट गलत आ रहे हैं, आप कहते नहीं ठीक है वो ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं एस्केलेटिंग कमिटमेंट. इसे संक कॉस्ट फैलेसी भी कहा जाता है. ये होता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे इतने रिसोर्सेज इतना पैसा लगा दिया होता है और आपका पैसा वो डूब गया होता है, ठीक है, लेकिन फिर आप उसी पे लगा रहे होते हैं कि इतना मेरा पैसा जो डूबा है उसको मैं किसी तरह बचा लूँ. राइजेस व्हेन डिसीजन मेकर्स हैविंग ऑलरेडी कमिटेड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू अ प्रोजेक्ट कमिट इवन मोर रिसोर्सेज इफ दे रिसीव फीडबैक दैट द प्रोजेक्ट इज़ फेलिंग. इवन आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल कर रहा था, आप फिर भी उस पर और पैसे लगा रहे हो. तो क्यों? क्योंकि आपके पहले भी ना उस पर पैसे लग गए होते हैं, तो आप कहते हैं अब लग ही जाएँ पर मैं किसी तरह इसको बचा लूँ. उसके बाद आ जाता है रीजनिंग बाय एनालॉजी. रीजनिंग बाय फ्रेमिंग बायस आ गया. अच्छा, इस आपकी बुक में इसके बाद रीजनिंग बाय एनालॉजी भी है, इधर कर लेते हैं हम. रीजनिंग बाय एनालॉजी या सिमिलैरिटी, आप क्या करते हो कि दूसरी किसी प्रॉब्लम की बेस पे ना जो अभी प्रॉब्लम अराइज किया आप उसका डिसीजन ले लेते हो. क्यों? क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं. आप इन सिमिलैरिटीज़ की बेस पे ना आप कहते हो उस यार फ़लाने हमारा जो एक दफ़ा काम हुआ था उसमें भी तो ऐसा मसला हुआ था ना, उसमें हमने ऐसे किया तो ऐसे कर लो. आप सिमिलैरिटीज़ के बेस पे ना कर लेते हैं उस पर डिसीजन.
Representativeness, generalizing from a small sample or even a single vivid anecdote. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक चीज़ के बेस पे या कुछ बहुत माइनर सी चीज़ की बेस पे पूरे उसका डिसीजन ले लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो जो रेसिज्म हुआ है कि एक पुलिस ने वो पता नहीं बंदा मार दिया है ब्लैक हबशी कोई अमेरिका में, तो अब सारे हबशी कहेंगे हमें तो पुलिस वाले ने मारना ही है। तो ये क्या होता है, आप एक चीज़ या स्मॉल चीज़ की बेस पे रिप्रेजेंटेटिव की बेस पे आप तमाम के बारे में डिसीजन लेते हैं। Illusion of control, the tendency of overestimate one's ability to control events. एक ऐसी टेंडेंसी के आप समझते हैं कि हम इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। यूजुअली ये जनरल या टॉप मैनेजर्स पे होता है। वो क्या कहते हैं, उनके ये होता है कि हम कंट्रोल करें, कि हमारे कंट्रोल में चीज़ हो और हमारी कंट्रोल के हिसाब से चीज़ चले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अवेलेबिलिटी एरर। अवेलेबिलिटी ये बहुत कॉमन टाइम बायस है। इसमें क्या होता है कि राइजेस फ्रॉम आर एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम बेस्ड ऑन हाउ ईज द आउटकम इज़ टू इमेजिन। आप जो देखते हैं या पेशेंट गोई की बेसिस पे या रिमेंबर क्विकली। फॉर एग्जांपल आप क्योंकि सुनते हैं कि प्लेन क्रैश कर जाता है, तो आप इस डर से प्लेन में ना बैठेंगे तो क्रैश कर जाएगा, एज़ कम्पेयर टू आप गाड़ी में आराम से सफ़र करते रहें। हालांकि गाड़ी के एक्सीडेंट्स होने के चांस एज़ कम्पेयर टू प्लेन क्रैश होने के ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस क्या होता है, आप अपने फ्रेम जो आपके एक पर्टिकुलर फ्रेम आपके माइंड में सेट हुआ होता है ना, उसके बेसिस पे ना आप डिसीजन ले रहे होते हो, चॉइसेस बना रहे होते हो। चॉइसेस दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेम्स, डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपकी चीज़ है ना, आप उसकी बेस पे जो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और जो फैक्ट है उसको आप देख नहीं रहे होते, बस जो आपके सामने चीज़ है आप उसकी बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। नाउ हाउ कैन यू क्या कहते हैं, इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग। इसके तीन चीज़ें हैं। एक है डेविल्स एडवोकेसी, द जनरेशन ऑफ बोथ अ प्लान एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्लान बाय अ डेविल्स एडवोकेट, डायलेक्टिक इंजरी एंड आउटसाइड यू। अच्छा, ये टॉपिक ये चैप्टर के लिए बस इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।